देवगढ़ के पहाड़ों में छुपा था एक ऐसा राज जो रात के अंधेरे में सीटी बजाकर सच्चाई को बुलाता था। नीलिमा वर्मा, एक शांत स्वभाव की स्कूल टीचर, कभी नहीं सोच सकती थी कि उसके अपने घर की दीवारों के भीतर कितना भयानक खेल चल रहा है। 30 साल की नीलिमा का जीवन हमेशा से ही अपने पिता रघुवीर वर्मा के सख्त नियमों के अंदर बंधा रहा था। मां की मौत के बाद से रघुवीर और भी ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया था। हर छोटी बात पर पाबंदी और हर फैसले में दखलंदाजी। लेकिन जब नीलिमा की शादी तय हुई तो रघुवीर ने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने नीलिमा को घर के पुराने कमरे में शिफ्ट करने को कहा। यह कमरा सालों से बंद पड़ा था, धूल भरा, अंधेरा और कहीं ना कहीं एक अजीब सी ठंडक लिए हुए। नीलिमा ने सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर का जवाब हमेशा की तरह था, मेरे घर में मेरे नियम। पहली रात जब नीलिमा उस कमरे में सोई तो कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा था, एक आवाज आई, एक धीमी सिहरन पैदा करने वाली सी सीटी। फ्यूं, फ्यूं। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था, खिड़की जालीदार थी, फिर भी वो आवाज कहीं से आ रही थी। नीलिमा ने अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई, लेकिन नेटवर्क नहीं था। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है। उसने कमरे के हर कोने को चेक किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो वापस बिस्तर पर लेटी तो सीटी की आवाज और साफ सुनाई दी। ये आवाज ऊपर से आ रही थी, सीलिंग के वेंट से। अगली सुबह नीलिमा ने अपने चाचा मोहन से बात की। मोहन एक रिटायर्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट था और हमेशा से ही चीजों को साइंटिफिक नजरिए से देखता था। जब नीलिमा ने सब कुछ उसे बताया तो मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। नीलिमा, मैं आज रात तुम्हारे साथ उस कमरे में रुकूंगा, मोहन ने कहा, लेकिन पहले मुझे कुछ चीजें चेक करनी है। दिन के उजाले में मोहन ने कमरे का डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया। उसने पाया कि बिस्तर फ्लोर के साथ फिक्स है, हिल नहीं सकता, और सीलिंग का वेंट, ये डायरेक्टली रघुवीर के कमरे से कनेक्टेड था। मोहन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। नीलिमा, मोहन ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ की तबीयत भी शादी तय होने के बाद अचानक बिगड़ी थी? नीलिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, माँ की तबीयत भी एंगेजमेंट के बाद अचानक बिगड़ी थी। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया था। कुछ महीनों बाद माँ बस चल बसी थीं। रात के 3 बजे मोहन और नीलिमा दोनों जागे हुए थे। अंधेरे में छुपकर वो वेंट की तरफ देख रहे थे। ठीक 3 बजे वो आवाज फिर आई, फ्यूं, फ्यूं। लेकिन इस बार मोहन ने अपनी टॉर्च जलाई। जो कुछ उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वेंट से एक सांप निकल रहा था, एक ट्रेंड पॉइजनस सांप। वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, बिल्कुल उसी जगह जहां नीलिमा का सिर होता था। अचानक ऊपर से एक आवाज आई, वापस आओ। ये रघुवीर की आवाज थी, लेकिन सांप वापस नहीं गया। शायद टॉर्च की रोशनी से कंफ्यूज होकर वो अपने ही मास्टर के कमरे की तरफ चला गया। कुछ मिनटों बाद ऊपर से एक चीख आई, फिर सन्नाटा। सुबह जब पुलिस आई तो रघुवीर का बॉडी मिला। सांप के बाइट मार्क्स साफ दिख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रघुवीर ने ईयर्स से इस सांप को ट्रेन किया था, पहले अपनी वाइफ को मारने के लिए, अब अपनी बेटी को। कंट्रोल का ये ऑब्सेशन, अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी प्रॉपर्टी समझने की ये सोच रघुवीर को इतना आगे ले गई थी कि वो मर्डर तक करने को तैयार था। लेकिन कर्मा का खेल देखिए, जो वेपन उसने दूसरों के लिए बनाया था वही उसकी मौत का कारण बना। नीलिमा उस दिन के बाद देवगढ़ छोड़कर चली गई। इमोशनली टूट चुकी थी वो। अपने ही पिता पर से भरोसा उड़ गया था। लेकिन लोकल्स कहते हैं कि आज भी कभी कभी उस पुराने कमरे से रात के 3 बजे सीटी की आवाज आती है। हर बंद दरवाजा सुरक्षा नहीं देता। कुछ सच्चाइयां खामोशी के वेंट से भी रिस्क करा जाती हैं। और जब कर्मा अपना हिसाब मांगता है तो वो भी उसी भाषा में बोलता है जिसमें पाप किया गया था। रघुवीर ने सीटी बजाकर मौत को बुलाया था और मौत में भी सीटी बजाकर उसे जवाब दिया।